तो आगे चलते बेटा हम एक ना नई आपकी सेकंड मेन हेडिंग चैप्टर की शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या रहने वाला है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो बेसिकली इस हेडिंग को करवाने से पहले ना मैं पिछली स्लाइड का थोड़ा सा आपको सिनेरियो बता देता हूँ। हमने पीछे पढ़ा है फ्रांस में रेवोल्यूशन आई, फ्रांस में डेमोक्रेसी आई, और जैसे ही डेमोक्रेसी आई नेपोलियन ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। पर अब फ्रांस ने क्या किया, पूरे के पूरे यूरोप को इंस्पायर किया कि आप भी अपने देश में नेशनलिज्म, देशभक्ति की भावना लेके आओ, आप भी अपने राजे महाराजाओं का राज खत्म करो। तो हम इस हेडिंग में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, जो यूरोप है उसमें देशभक्ति की या राष्ट्रवाद की भावना कैसे पैदा हुई, अगर पैदा हुई तो उसका कारण क्या था भाई, क्यों पैदा हुई, वो सारी की सारी चीजें को डिस्कस करेंगे बड़ी अच्छी तरीके से। तो इस हेडिंग की शुरुआत होती है आपके टेक्स्ट बुक्स के ये वाली लाइन से कि जो 18 सेंचुरी थी ना, जो मिड 18 सेंचुरी के आसपास यूरोप में ना नेशन स्टेट्स नहीं थी। और सबसे बड़ा सवाल, ये नेशन स्टेट्स होती क्या है, ये कंसेप्ट करवाने से पहले ना मैं आपको ना दो यूरोप के मैप दिखाता हूँ। एक होएगा 18 सेंचुरी के आसपास वाला और एक मैप होएगा आज के समय वाला। ये मैप हम क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है नो नेशन स्टेट्स। तो आपको दो मैप से अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि हाँ भी नेशन स्टेट्स का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये वाला मैप है जो नो नेशन स्टेट है, मतलब नो नेशन स्टेट नहीं है वहां पर। नो नेशन स्टेट्स का मतलब क्या होता है, जब राजे महाराजाओं का राज होता है उसको बोला जाता है नो नेशन स्टेट। इसको और भी डीपली डिस्कस करेंगे, पहले आप ये मैप देखो। अब बेसिकली यहाँ पर जैसे आप मैप देख रहे हो ना, अब मैंने दो तीन नाम लूंगा, सारे हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो बेसिकली जो हम्सबर्ग एम्पायर है, जो यहाँ पर लिखा है ना मोनार्की, मोनार्की मतलब राजे महाराजाओं के अंडर था। देखो ये सारा सारा एम्पायर है, अलग अलग राजे महाराजे यहाँ पर राज करके गए। उसके बाद बात करते हैं ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर है जो, ये एम्पायर है ना जो राजे महाराजाओं के राज के अंडर ही था। अब यूरोप देख लो ये वाला कितनी खिचड़ी बनी है। तो मैंने वर्ड क्या बोला है, खिचड़ी। इस हेडिंग को याद रखने के लिए आपने बस खिचड़ी याद रखनी है। तो यूरोप में 18 सेंचुरी के आसपास क्या था, ये देखो सारी खिचड़ी बनी हुई है, अलग अलग राजे राज कर रहे थे अलग अलग पार्ट्स में। अब नो नेशन स्टेट्स में क्या होता है, किसी भी राज्य की कोई सीमा नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी एम्पायर को पकड़ लेते, जैसे ऑटोमन एम्पायर है ये वाला। अब मान लो कल को राजे के दिमाग में आया मैंने आसपास के एरिया को भी कब्जा करना है, तो वो क्या करेगा, अपनी सेना लेके आसपास के एरियाज के ऊपर कब्जा करना शुरू कर देगा। अगर तो ऑटोमन एम्पायर सक्सेसफुल हुआ तो वो क्या आएगा, उसका राज्य बढ़ जाएगा, मतलब उसकी सीमा कल को कुछ और थी आज कुछ और हो जाएगी। क्यों, क्योंकि राजे के मन में आया हाँ भी लड़ाई करनी है। अगर इसका उल्टा, अगर राजा हार जाता है तो उसको अपना साम्राज्य, उसको अपनी स्टेट्स देनी पड़ेगी। तो इसको ही बोलते हैं नो नेशन स्टेट्स, मतलब एकता नहीं है, खिचड़ी बनी हुई है। इस खिचड़ी को ही सही करना है। इस हेडिंग में यही हम डिस्कस करेंगे, हाँ भी इस खिचड़ी को हमने आज के प्रेजेंट टाइम में कैसे सही किया। अब मैं आपको दूसरा मैप दिखाता हूँ आज के समय में यूरोप वाला, आप डिफरेंस देखना। अब बेसिकली पहले क्या था, खिचड़ी थी, अब ये देखो कितना साफ साफ मैप है। इसमें बहुत सारी कंट्रीज, एक फुल फ्लेज कंट्री है, जैसे फ्रांस एक फुल फ्लेज अपने आप में कंट्री है। अगला जैसे उठा लो पोलैंड, पोलैंड भी फुल फ्लेज कंट्री है एक। उसके बाद बात करते हैं इटली, इटली भी डेमोक्रेसी से चलती है, संविधान है उनका भाई। लास्ट में है यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। तो जो पहले वाला मैप था उसमें खिचड़ी थी, उसमें राजे महाराजे राज करते थे, और ये वाला आज वाला मैप है इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ नेशन स्टेट। यहाँ पर नेशन स्टेट्स है, फ्रांस, पोलैंड, इटली, यूके की बाउंड्रीज भी फिक्स कर दी। हाँ भी आप अब किसी के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, आप अपना देश अपने तरीके से शांतिमय तरीके से चला सकते हो। तो आई होप ये आपको खिचड़ी वाला और नॉन खिचड़ी वाला मैप अच्छी तरह समझ आ गया। तो इसलिए यूरोप में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म लेके आने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। वहां पर राजे महाराजाओं का राज था और किसी ने किसी के ऊपर कब्जा किया हुआ था और लोग बड़े ज्यादा परेशान थे। आगे वाली हेडिंग कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे, इसमें ना आपको कुछ अजीब से नाम याद रखने पड़ेंगे अगर आएंगे तो। कौन सी स्टेट किसके अंडर था, जितना मैं कराऊंगा बस उतना ही आपको आएगा। इसका क्वेश्चन क्या आता होता है एग्जाम में अक्सर, कि यूरोप में नेशनलिज्म लेके आने की क्या जरूरत थी, व्हाट इज द नीड ऑफ नेशनलिज्म इन द यूरोप। तो आपने इसको पॉइंट्स में बढ़िया तरीके से इलेबोरेट करना। वैसे भी आपको नोट्स में बढ़िया कंटेंट मिलेगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। तो इसका सबसे पहला हम पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो है यूरोप में ना जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। बहुत सारी किंगडम्स में भाई डिवाइड थे। जर्मनी खुद अपने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड था, स्विट्जरलैंड खुद अपने पार्ट्स में बहुत ज्यादा डिवाइड था, इटली खुद अपने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड था। सभी पर अलग अलग राजे महाराजे राज कर रहे थे, जो लोगों को अपने अपने लेवल के ऊपर परेशान करते थे। तो इस चीज को खत्म करने के लिए, डिक्टेटरशिप को खत्म करने के लिए वो डेमोक्रेसी लेके आना चाहते थे यूरोप में, इसलिए नेशनलिज्म यूरोप में आना जरूरी था। अगला पॉइंट है इसका, जो हम्सबर्ग एम्पायर है ना, ये एम्पायर का नाम एज इट इज याद रखना पड़ेगा, कुछ अजीब से नाम आएंगे। इसको मैंने कैसे याद किया
किया था हंस हंस के बर्गर खाना, हंसबर्ग एम्पायर, हंस और बर्ग, एक हंसने और बर्गर की आवाज आ रही है ना, साउंड आ रही है। तो हंसबर्ग एम्पायर किसके ऊपर कब्जा किया हुआ था? ऑस्ट्रिया और हंगरी के ऊपर। आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि ऑस्ट्रिया और हंगरी किसके अंडर था, तो आपने हंसबर्ग एम्पायर का नाम लिखना है। इसलिए मैंने इस हेडिंग की शॉर्ट फॉर्म क्या रखी है? खिचड़ी। खिचड़ी थी कि खिचड़ी है, खिचड़ी को साफ करके यूरोप को क्या बनाना था? नीट एंड क्लीन बनाना था, जो आज के समय में आप देख रहे हो। उसके बाद अगला पॉइंट है ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वाज अंडर द मोनार्की। जो ईस्टर्न यूरोप था, यूरोप का ईस्ट पार्ट और यूरोप का सेंट्रल पार्ट बहुत सारा जो कवर करता है, वो मोनार्की के अंडर था, राजे महाराजाओं के जंजाल में था। और राजे महाराजे आपको पता है कि लड़ाई झगड़े ज्यादा करते थे और लोगों को परेशान ज्यादा करते थे। तो बेसिकली लोग इनसे तंग आके क्या करना चाहते थे? अपने देश में डेमोक्रेसी लेके आना चाहते थे। इसीलिए इस हेडिंग का नाम क्या है? मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में देशभक्ति की या राष्ट्रवाद की भावना कैसे पैदा हुई। अगला पॉइंट है इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट। जो इटली था वो उस समय 7 पार्ट्स में डिवाइड था। भाई इटली के ऊपर 7 के 7 राजे राज कर रहे थे। ऐसा सोचो कि आज के समय में ऐसा हो कि 7 राजे एक ही देश के अंदर अलग अलग राज कर रहे हैं, वो अपनी अपनी मर्जी चलाएंगे तो देश का भला हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो बेसिकली आज जैसे आप इटली को देख रहे हो, इटली क्या है? पूरी की पूरी इटली की सरकार के अंडर है, डेमोक्रेसी चलती है। पहले क्या था? 7 पार्ट्स में डिवाइड था, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात थी। और यहाँ पर एक बात आपने नोट रखनी है, इटली के 7 पार्ट्स में डिवाइड था ना, सिर्फ एक ही पार्ट था जो सरदानिया पिगमेंट था, जो इटली के अंडर था। बाकी 6 के 6 पार्ट्स अलग अलग राजाओं के अंडर थे। तो यहाँ पर आई होप 2 नाम आपको अच्छी तरह समझ आ गए, एक हब्सबर्ग एम्पायर वाला और एक सरदानिया पिगमेंट, जो सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है। आपको ना एक एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आ सकता है, इटली का कौन सा ऐसा पार्ट था जो इटली की गवर्नमेंट के पास था? ओनली एक पार्ट था जिसका नाम क्या था? सरदानिया पिगमेंट। आपने एज इट इज याद रखना है। लास्ट इसका पॉइंट है इस हेडिंग का कि यूरोप में नेशनलिज्म की भावना क्यों पैदा हुई? क्योंकि ये पूरी की पूरी यूरोप की पॉपुलेशन थी वो रीजनल डायलेक्ट्स बोलती थी। रीजनल डायलेक्ट्स का मतलब क्या होता है? अपने अपने एरिया की भाषा बोलना और अपनी ही भाषा को बेस्ट बोलना। इसकी एग्जांपल घर से ले लो। आपके घर में कितने भी मेंबर है, सभी अलग अलग लैंग्वेज बोले, ठीक है? किसी का किसी को समझ ना आए, वो बोले हाँ भाई मेरी ही लैंग्वेज बढ़िया है, ऐसा क्या होएगा? लड़ाई झगड़े घर में बढ़ेंगे। तो यहाँ पर तो देशों की बात हो रही है। तो यूरोप में अलग अलग खिचड़ी बनी हुई थी, लोग लैंग्वेज भी बोलते थे और बहुत सारे प्लेसेस थी, बहुत सारे प्लेसेस के अंदर थी और यहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और एक ही पार्ट था जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड था। तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता होता है कि यूरोप में नेशनलिज्म की भावना क्यों लेके आनी चाहते थे? क्योंकि वहां पर नेशन स्टेट्स नहीं थी। इसका कारण ये था वहां पर नेशनलिज्म की भावना आई। लोग क्या चाहते थे? नेशन स्टेट्स होना चाहते थे। आई होप ये नेशन स्टेट और नो नेशन स्टेट्स का आपको 2 मैप के साथ अच्छी तरह समझ आ गया और ये पूरी की पूरी हेडिंग भी आपको बढ़िया तरीके से समझ आ गई।